वंदे मातरम बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय का भाग 3 पढ़ेंगे। वनस्पति में नियंत्रण एवं समन्वय। अभी हमने आगे की 2 वीडियो में मानव में या मनुष्य में होने वाला नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ा। अभी हम किस में पढ़ेंगे? वनस्पति में नियंत्रण एवं समन्वय। वनस्पति अंतःस्राव, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये चारों वनस्पति अंतःस्राव है। उत्तेजना के प्रकार, फिर है आवर्तन, नेस्टिक, हलन चलन। तो उत्तेजना, पौधों में जो उत्तेजना होती है वो 2 प्रकार की, आवर्तन और दूसरा क्या है? नेस्टिक, हलन चलन। वनस्पति में नियंत्रण तथा समन्वय। वनस्पति में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए वनस्पति अंतःस्राव या हार्मोन, अंतःस्राव को क्या कहते हैं? हार्मोन पाए जाते हैं। संवेदनशील वनस्पति स्पर्श के प्रति प्रतिचार से हलन चलन दर्शाती है। तुमने छुई मुई देखी होगी, उसको अपन हाथ लगाते हैं तो वो मुरझा जाती है। तो कौन सी वनस्पति है? संवेदनशील वनस्पति का उदाहरण है। पौधों में तंत्रिका तंत्र क्या नहीं होता है? पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। वनस्पति कोशिकाओं में स्थित पानी की मात्रा के परिवर्तन के फलस्वरूप भी क्या होती है? गति होती है। अभी हमने उदाहरण दिया ना छुई मुई का, तो छुई मुई में क्या होता है? जब हम हाथ लगाते हैं तो उसके पत्तियों के अंदर जो पानी होता है वो एक और ढुलक जाता है, जिससे वो पत्तियां मुरझा जाती है। पौधों में गति 2 प्रकार की होती है, एक तो वृद्धि पर निर्भर गति और दूसरी है वृद्धि की गति पर निर्भर न होना। तो वृद्धि पर निर्भर गति और वृद्धि का गति पर निर्भर न होना। वनस्पति अंतःस्राव। अभी वनस्पति अंतःस्राव किसे कहते हैं? देखें, ऐसे रसायन जो पौधों की वृद्धि, विकास एवं अनुक्रियाओं का समन्वय करते हैं उन्हें वनस्पति अंतःस्राव कहते हैं। वनस्पति अंतःस्राव 2 प्रकार के होते हैं, वृद्धि प्रेरक और वृद्धि अवरोधक। वृद्धि प्रेरक, पौधों की वृद्धि को प्रेरित करने वाले अंतःस्राव को वृद्धि प्रेरक अंतःस्राव कहते हैं। जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों वृद्धि प्रेरक अंतःस्राव है। वृद्धि अवरोधक, पौधों की वृद्धि को अवरोधित करने वाले, है ना? तो पौधों की वृद्धि को अवरोधित करने वाले अंतःस्राव को क्या कहते हैं? वृद्धि अवरोधक अंतःस्राव कहते हैं। इसका उदाहरण है एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, ऑक्सिन के कार्य। ऑक्सिन यह एक वृद्धि प्रेरक अंतःस्राव है। यह शाखाओं के अग्र सिरे से उत्पन्न होता है। ये शाखा के अग्र सिरे से उत्पन्न होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिकाओं को बड़ा करना। ये दिख रहा है, यहाँ वृद्धि करते करते ये कोशिकाएं क्या हो गई है? बड़ी हो गई है। यह कोश विभाजन की क्रिया को तेज करता है, कोशिकाओं के विभाजन को बढ़ाता है। तो विभाजित होगी तो उसके आकार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। पौधों की गतियों पर नियंत्रण रखता है। पौधों की विभिन्न गति पर क्या करता है? यह नियंत्रण भी रखता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक है। तो ऑक्सिन बीज रहित फलों को उत्पादन में भी सहायक है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन यह वृद्धि प्रेरक अंतःस्राव है। कैसा है? वृद्धि प्रेरक। अब जब वृद्धि प्रेरक बोला तो यह भी क्या करता होगा? कोश विभाजन में सहायक होता है। यह पौधों की नई पत्तियों एवं मूल द्वारा उत्पन्न होता है। यह कोश विभाजन में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? कोश विभाजन। यह तने की वृद्धि में सहायक है। यह पौधों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक है। बीजों के अंकुरण में सहायक है। दिख रहा है, ये बीजों के अंकुरण में भी जिब्रेलिन सहायक है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन भी क्या है? वृद्धि प्रेरक अंतःस्राव है। अब इसके कार्य देखते हैं। यह क्या करता है? कोशिका विभाजन को
तीव्र करता है। अभी हमने देखा था अंकुरण हुआ, कोशिका विभाजन को तीव्र किया, जिसके कारण इसका आकार में परिवर्तन हो गया है। प्रोटीन उत्पादन में सहायक है। किसमें सहायक है ये? प्रोटीन के उत्पादन में। बीजों के अंकुरण में सहायक है। बीजों के अंकुरण में भी यह सहायक है। पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि में सहायक है। जहाँ फूल लगते हैं, तुमने देखा है ना, हमेशा फूल ऐसे साइड में लगते हैं, तो पार्श्व कलिकाओं के वृद्धि में भी सहायक होता है। तने की लंबाई की में वृद्धि करता है। तने की लंबाई में वृद्धि करता है कौन? साइटोकाइनिन। तो ये सभी अंतःस्राव है जो पौधों को अंकुरण में, पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि में, तने की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। एब्सिसिक एसिड, ये एसिड कैसा है? वृद्धि अवरोधक अंतःस्राव है। तो एब्सिसिक एसिड वृद्धि अवरोधक अंतःस्राव है। यह क्या करता है? पौधों की वृद्धि को अवरोधित करता है। अभी हमने देखे थे कि वृद्धि प्रेरक जो थे वो अंकुरण में मदद करते थे, जबकि यह अंकुरण को क्या करता है? रोकता है। हमारे घरों में हम अनाज को संग्रहित करते हैं, है ना, गेहूं है, चावल है। यदि अंकुरण को रोकता नहीं तो वो तो हमारे घर में भी अंकुरित हो जाते हैं, है ना। तो अंकुरण को रोकना भी हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। पतझड़ की क्रिया को क्या करता है? ये तीव्र करता है। तुमने देखा होगा ना कि जब गर्मी का मौसम आता है तो अत्यधिक गर्मी को सहन नहीं कर पाते और पत्ते अपने आप पीले हो जाते हैं और वो झड़ जाते हैं, है ना। तो पतझड़ होता है। तो पतझड़ की क्रिया को तीव्र करने का कार्य भी कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। प्रतिकूल परिस्थिति में स्टोमेटा को बंद रखता है। अब ये स्टोमेटा यदि खुले रहेंगे, गर्मी के दिनों में पानी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है ना। तो स्टोमेटा यदि खुले रहेंगे तो भूमिगत पानी क्या हो जाएगा? वाष्प के द्वारा उड़ जाएगा। इसलिए एब्सिसिक एसिड क्या करता है? स्टोमेटा को बंद रखता है, जिसके कारण पानी की हानि भी नहीं होती है और पेड़ पौधे सुरक्षित रहते हैं, सूखते नहीं है। तो इस प्रकार सभी अंतःस्राव पौधों की विभिन्न क्रियाओं पर का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। पौधों की गति के प्रकार, ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला है आवर्तन। वृद्धि पर निर्भर गति। किस पर निर्भर है? वृद्धि पर निर्भर। इसको आवर्तन कहते हैं। वनस्पति के अंगों में प्रेरित मोड़ रूप हलन चलन जो बाह्य उद्दीपन के प्रति प्रतिचार दर्शाता है, यह पौधों की सदिश गति है। इसे आवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तन। वनस्पति के अंग, तुमने देखा होगा धूप में यदि हमने कहीं गमला रखा है और कहीं से धूप आ रही है हमारे घर की ओर, तो हमारा जो तना होता है, वनस्पति का तने वाला भाग जो होता है वो क्या हो जाता है? धूप की ओर मुड़ जाता है। तो बाह्य उद्दीपन के प्रति क्या करा है? मोड़ रूप हलन चलन दर्शाता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? आवर्तन। तो धूप की दिशा में, है ना, सूर्य प्रकाश की दिशा में गति हुई, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं सदिश गति। आवर्तन जो होते हैं वो 2 प्रकार के, धन आवर्तन और ऋण आवर्तन। धन आवर्तन, यदि वनस्पति की वृद्धि उत्तेजना की दिशा में हो तो उसे बोलते हैं धन आवर्तन। और ऋण आवर्तन क्या हो जाएगा? यदि वनस्पति की वृद्धि उत्तेजना की विरुद्ध दिशा में हो तो उसे ऋण आवर्तन कहते हैं। अभी हमने एक उदाहरण लिया कि जब हमने गमले को घर में रखा था और जहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा था, तो तना सूर्य प्रकाश की ओर क्या कर रहा था? गति कर रहा था। अर्थात तना जो है वो प्रकाश की ओर गति कर रहा है, अर्थात धन आवर्तन दर्शा रहा है। और यदि वनस्पति की वृद्धि उत्तेजना की विरुद्ध दिशा में हो तो क्या होता है? उसे ऋण आवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो यदि वनस्पति की वृद्धि उत्तेजना की विरुद्ध दिशा में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऋण आवर्तन कहते हैं। सामान्य उत्तेजना 5 प्रकार की होती है: प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, रसायन, पानी और स्पर्श। नैस्टिक हलन चलन, वृद्धि का गति पर निर्भर न होना। इस प्रकार का हलन चलन बाह्य उत्तेजना की तीव्रता पर निर्भर करता है ना। तो ये हलन चलन किस पर निर्भर करता है? बाह्य उत्तेजना की तीव्रता पर। यदि यह किसी निश्चित दिशा में नहीं होता है।
तो नैस्टिक हलन चलन किसे कहते हैं? ऐसा हलन चलन जो बाह्य उत्तेजना की तीव्रता पर निर्भर होता है और यह किसी निश्चित दिशा में नहीं होता है। ठीक है, तो नैस्टिक हलन चलन 3 प्रकार का होता है, थिग्मोनेस्टी, फोटोनेस्टी और थर्मोनेस्टी। तो ये आगे हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। आवर्तन, उत्तेजना पर आधारित आवर्तन क्या है? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रकाशानुवर्तन। इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है ना, प्रकाशानुवर्तन मतलब प्रकाश की ओर। तो प्रकाश की ओर होने वाले वनस्पति के हलन चलन को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तना धन प्रकाशानुवर्तन दर्शाता है। दिख रहा है ना, ये धूप में एक गमले को रखा है हमने, ये किसी कमरे में, इधर से धूप आ रही है, तो तना क्या हो रहा है? प्रकाशानुवर्तन, अर्थात धन प्रकाशानुवर्तन दर्शा रहा है। धन मतलब उसी दिशा में गति कर रहा है, जबकि इसकी जो जड़ें होंगी वो क्या है? विपरीत दिशा में गति कर रही है। तो मूल जो है ऋण प्रकाशानुवर्तन दर्शाता है। भू आवर्तन, गुरुत्वाकर्षण की ओर होने वाली वनस्पति की गति या वनस्पति के हलन चलन को क्या कहते हैं? भू आवर्तन कहते हैं। यहाँ रह गया है शब्द भू आवर्तन, है ना, लिख लेना बेटा। तना ऋण भू आवर्तन दर्शाता है। तना जो है ऋण भू आवर्तन, तुमने देखा ना, ये जमीन की ओर केवल जड़ें रहती हैं, जबकि जो तना होता है जमीन के, भूमि के ऊपरी दिशा में अर्थात विपरीत दिशा में गति करता है, और जड़ें जो होती है वह भूमि की ओर अर्थात गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करती है। तो जड़ें कैसा आवर्तन दर्शा रही है? धन भू आवर्तन, जबकि तना ऋण भू आवर्तन दर्शाता है। जलानुवर्तन, जल की ओर होने वाले वनस्पति के हलन चलन को जलानुवर्तन कहते हैं। अब मालूम है ना, जड़ें जो रहेंगी वो क्या हो जाएगी? धन जलानुवर्तन दर्शाती है। अभी दिख रहा है ये जड़ें, ये पानी दिखाया है यहाँ पर, तो पानी की ओर क्या हो रही है? जड़ें वृद्धि कर रही है, अर्थात हलन चलन दर्शा रही है, इसलिए जड़ें धन जलानुवर्तन दर्शाती है, जबकि तना उसके विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो तना ऋण जलानुवर्तन दर्शाता है। ठीक है बच्चों, अब है स्पर्शानुवर्तन। स्पर्श मतलब छूना, है ना। अब तुमने देखा होगा जितने भी जो बेल होती है उसमें वनस्पति में क्या पाए जाते हैं? सूत्रांग पाए जाते हैं। सूत्रांग मतलब ऐसे टेंड्रिल्स बोलते हैं इनको, है ना। तो ये बेल को सहारा देने में मदद करते हैं, अर्थात सहायक होते हैं उसको ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये इसका उदाहरण है स्पर्शानुवर्तन का। अगला है रसायनुवर्तन। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? फलन की क्रिया दौरान पराग नलिका की अंडक की ओर होती वृद्धि। अभी ये है परागकण। परागकण क्या करता है? यहाँ रसायन होता है, इसके कारण परागकण यहाँ आके चिपक जाते हैं। ठीक है, तो परागकण जैसे ही चिपकते हैं यहाँ से ये रसायन के कारण ये भित्ति जो होती है वो गल जाती है, और इसका जो केंद्रक होता है वो एक नली के द्वारा, दिख रहा है ये ट्यूब बन गई है, इसको पोलेन ट्यूब कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। इस पराग नलिका के द्वारा इसका जो केंद्रक है वो बीज के द्वारा, बीज से मिलता है। ठीक है, तो ये पूरी क्रिया किसके अंतर्गत हो रही है? रसायनुवर्तन के अंतर्गत हो रही है। तो ये पौधे का भाग है, ओवरी। तुमने भिंडी विंडी काटते हो ना तो उसमें बीज निकलते हैं, तो इस टाइप के बीज लगे रहते हैं। ठीक है, नेस्टिक हलन चलन के प्रकार। थिग्मोनेस्टी, छुई मुई के पौधे की गति। तुमने देखा जहां हमने हाथ लगाया केवल वहीं की पत्तियां मुरझाती है ना, जबकि ये वाली पत्तियां नहीं मुरझाई, तो थिग्मोनेस्टी कहते हैं। फोटोनेस्टी, अभी सूर्य का प्रकाश जिस ओर से आता है, जिस ओर उदय होता है, वहीं क्या होते हैं? सूर्यमुखी और कमल के पुष्प क्या करते हैं? उस ओर मुड़ जाते हैं। थर्मोनेस्टी, उच्च तापमान में ही खिलते हैं। थर्मो मतलब होता है तापमान, तो उच्च तापमान में ही क्रोकस और ट्यूलिप के फूल जो होते हैं वो खिलते हैं। ये इनके उदाहरण हैं। धन्यवाद बच्चों, आगे हम एक और वीडियो